प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरता सिंह एक बार फिर आप लोगों को हिंदी बसंत भाग 2 के पाठ 5 मिठाई वाला के बारे में बताऊंगी। मिठाई वाले के लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े थे कि मिठाई वाला कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित है। यह कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी है। यह एक पिता के अपने बच्चों के प्रति अटूट प्रेम की कहानी है, जिसमें कहानीकार ने एक पिता का बच्चे के प्रति प्रेम भाव को दर्शाया है कि किस तरह से एक पिता अपने बच्चे के खोने के बाद अन्य बच्चों में उस खुशी को तलाश करता है। इसलिए वह फेरी वाला का काम करना शुरू कर देता है और बच्चों की मनपसंद चीज़ों को बेचता है। पहले एक खिलौने के रूप में आता है। वह मधुर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला गाकर सुनाता है। सभी बच्चे उसके खिलौने पाकर अपनी तोतली आवाज़ में भाव पूछते हैं। नन्हे नन्हे बच्चों से पैसे लेकर तथा उन्हें खिलौने देकर फिर वो वहाँ से गीत गाता हुआ चल पड़ता है। राय विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी एक दिन खिलौने लेकर आए। उनकी माँ रोहिणी इतने सुंदर और सस्ते खिलौने देखकर सोचने लगी कि वह इतने सस्ते खिलौने देकर कैसे देकर गया। इसके 6 महीने बाद नगर में किसी मधुर मुरली बजाकर बेचने वाले का समाचार शहर में फैल गया। वह सस्ती मुरली बेचता था। रोहिणी उसकी आवाज़ सुनकर पहचान गई कि यह वही खिलौने वाला है जो अब मुरली बेचने आया है। रोहिणी ने अपने पति के द्वारा इस मुरली वाले को बुलाया और अपने बच्चों के लिए मुरली खरीद ली। फिर उस मुरली वाले को देखकर बच्चों का समूह खुश हो गया और उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए। मुरली वाले ने सभी बच्चों को मुरली देने के बाद उस बच्चे को भी मुरली दी जिसके पास पैसे नहीं थे। आज हम इसके आगे की कहानी को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। मिठाई वाली कहानी का भाग 3। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का छेड़ स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी अपने घर में बैठे ही उस मुरली वाले की सारी बातों को सुनती रही कि वह बच्चों से कितनी प्यार भरी बातें करता है और उसने ऐसी बात करने वाला फेरी वाला कभी नहीं देखा कि जो बच्चों से इतना प्यार करता हो। उसके बाद वो कहती कि ये सामानों को भी कितना सस्ता बेचता है, अपनी वस्तुओं को कितना सस्ता बेचता है, यह बहुत ही अच्छा आदमी है। लेकिन यह समय की बात है, जो यह अपने पेट को भरने के लिए कहाँ कहाँ मारा फिरता है। और इसी समय मुरली वाले की आवाज़ दूसरी गली में सुनाई देने लगी, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। इस तरह रोहिणी उस मुरली वाले के आवाज़ और उसका प्यार मन ही मन में सोचने लगी और कहने लगी, और बहुत दिनों तक वह मुरली वाले के उस मीठे स्वर और बच्चों के प्रति उसकी प्रेम भरी बातों को याद करती रही। इस तरह से महीने के महीने आए और चले गए, फिर वह मुरली वाला उस गली मोहल्ले में नहीं दिखाया दिया। धीरे धीरे रोहिणी की यादें भी क्या हो गई, कमज़ोर हो गई। अब मिठाई वाला कहानी के भाग 4 पढ़ेंगे। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत
पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस तरह से 8 महीने बीत गए और तब तक ठंड का मौसम आ गया। और रोहिणी क्या कि नहा वहा के स्नान करके वह अब छत पे चढ़कर अपने लंबे बालों को सुखा रही थी। तभी उसे अपनी गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थीं। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। जरा कमरे में चल कर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। उसके बाद जब उसने मिठाई वाले की आवाज़ को सुना तो वो उसे पहचान गई और तुरंत वो क्या हो गई, छत पर से नीचे आ गई। और उस समय उसके पति विजय बहादुर घर पर नहीं थे, सिर्फ उनकी वृद्धा दादी थी, मतलब बूढ़ी दादी थी। रोहिणी दादी के पास निकट जाके बोली कि दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में मिठाई वाले को बुलाओ। मैं उधर कैसे जाऊंगी, मैं उधर जाऊंगी तो लोग मुझे देख लेंगे, तो मैं पर्दे के पीछे ही बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुड़ों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। उसके बाद रोहिणी के कहने के बाद दादी कमरे में उस मिठाई वाले को बुलाया, कहा कि ये मिठाई वाला इधर आना। मिठाई वाला दादी के निकट आया और बोला कि माँ, मैं कितनी मिठाई दूँ? यह नए नए तरह के मिठाई, कुछ रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ जायकेदार, अर्थात कुछ स्वादिष्ट, क्योंकि यह बहुत देर तक मुंह में क्या करती हैं, टिकती हैं, जल्दी मुंह में नहीं घुलती और बच्चे बहुत पसंद से इसको चूसते हैं। उसके बाद कहता है, इन मिठाइयों के इन गुड़ों के सिवा एक गुड़ और है कि यह खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। तब दादी बोली, 16 तो तुम बहुत कम दे रहे हो, कम से कम पैसे के 25 तो देते। तब मिठाई वाला कहता है, नहीं दादी, मैं इससे अधिक नहीं दे सकता हूँ, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें मतलब क्या बतलाऊँ। उसके बाद चुप हो जाता है। उसके बाद कहता है, खैर मैं इससे अधिक नहीं दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहें। रोहिणी भी पर्दे के पीछे ही बैठी थी, तो उसने दादी से कहा कि दादी बहुत सस्ता है, तुम 4 पैसे की ले लो, यह पैसा लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं है। उसके बाद दादी मिठाई वाले से कहती हैं, तो 4 की दे दो। अच्छा तुम 25 नहीं दोगे तो 20 ही दे दो, क्योंकि मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मुझे मोल भाव करना नहीं आता है। कहते हुए दादी के पोपले मुँह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली और यही कहते हुए दादी क्या हो गई, हंसने लगी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। तब रोहिणी ने दादी से कहा कि दादी जरा तुम इस मिठाई वाले से पूछना कि इस शहर में तुम इससे पहले भी कभी आए थे, क्योंकि तुम यहाँ के निवासी नहीं लग रहे हो। तो दादी ने जैसे ही इस वाक्य को दोहराना चाहा, तब तक मिठाई वाले ने उत्तर दिया कि पहली बार नहीं, मैं कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आट ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या
कोई और चीज लेकर। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी पर्दे के पीछे से ही मिठाई वाले से बोली, तो क्या तुम मिठाई बेचने के लिए ही पहले आए थे या कोई और वस्तु लेकर? तो मिठाई वाला थोड़ी खुशी, संदेह और आश्चर्य से में डूबकर वह बोला, नहीं, इससे पहले मैं मुरली लेकर और उससे पहले मैं खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। रोहिणी ने जो सोचा वह क्या हो गया, वह ठीक नहीं निकला। अब वह उससे और भी बातें करना चाहती थी और भी प्रश्न पूछने के लिए वह बेचैन हो उठी। वह बोली कि इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? जो तुम ये काम कर रहे हो तो तुम्हें इससे क्या मिलता है? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। तब मिठाई वाला कहता है कि मुझे मिलता क्या है, बस खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, परंतु मुझे संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है और मैं यही चाहता हूँ। तब रोहिणी कहती है, सो कैसे, वह भी बताओ। कहती है, यह कैसे, तुम मुझे यह बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं? मिठाई वाला कहता है कि व्यर्थी उन बातों को मैं क्यों बताऊं, उनकी चर्चा क्यों करूं? आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको क्या होगा? दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। तब रोहिणी कहती कि जब तुम इतना बता दिए हो तो और भी बताओ, क्योंकि मुझे बहुत ही उत्सुक है, मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारे बारे में, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगी, तुम्हारा हर्जा अर्थात तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगी, मैं और भी मिठाई ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। सुंदर स्त्री थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। उसके बाद मिठाई वाला अपनी कहानी को बहुत ही गंभीर पूर्वक बताने लगा। कहा, मैं भी एक नगर का धनी व्यक्ति था, मेरे पास भी मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी थे, एक स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह जो संसार था वो सोने का संसार था। बाहर संपत्ति अर्थात लक्ष्मी थी और भीतर क्या था? सांसारिक सुख था। स्त्री क्या थी? बहुत सुंदर थी, मेरी प्राण थी, और बच्चे ऐसे सुंदर थे कि मानो जैसे सोने के सजीव खिलौने हों, मतलब वो सोने जैसे दिखते थे। उनकी अटखेलियों से, उनके चहल पहल से सारे घर में क्या होती थी? कोलाहल मचा रहता था। लेकिन समय की गति और विधाता की लीला, मतलब भगवान की लीला, अब मेरे पास कोई नहीं है। उसके बाद दादी से कहता है, दादी प्राण निकाले नहीं निकले, मतलब मैं भी मरना चाहता था लेकिन मर नहीं पाया, तो इसलिए मैं अपने बच्चों की खोज में क्या किया हूँ, निकला हूँ। वे अंत में यहीं होंगे, आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे होंगे। उस तरह रहता तो घुट घुट के मरता, घुल घुल कर मरता अर्थात बेटा घुट घुट कर मरता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इन बच्चों में अपने बच्चों को देखूंगा तो मुझे जो सुख मिलेगा उसी संतोष के साथ क्या करूंगा, मैं मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। कहता है कि जो मैं यह काम करता हूँ तो इन्हीं बच्चों में मैं अपने बच्चों को भी देख लेता हूँ। ऐसा जान पड़ता है जैसे वह इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। कहता है कि जब ये बच्चे हंसते खेलते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे भी क्या हैं, उछल खेल रहे हैं और हंस रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इसी तरह उसी को पा जाता हूँ। कहता है कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, आपकी दया से, आपकी कृपा से मेरे पास पैसे बहुत हैं, जो नहीं है मतलब बच्चों का सुख, तो मैं यही काम करके इन बच्चों में उसका सुख पा लेता हूँ।
रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। रोहिणी ने जब मिठाई वालों की तरफ देखा तो देखा कि वो क्या है, उसके आंखों में आंसू भरे पड़े हैं। वह फूट फूट कर रो रहा था। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। उसी समय रोहिणी के दोनों बेटे चुन्नू मुन्नू आ गए और रोहिणी से लिपट गए और उसके साड़ी के आंचल को पकड़कर बोले कि माँ मुझे भी मिठाई चाहिए, मुझसे ले लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। उसके बाद मिठाई वाले ने कहा कि तुम क्या करो, मुझसे ले लो, और उन दोनों बच्चों को कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरकर चुन्नू मुन्नू को दे दिया। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। रोहिणी ने क्या किया, अंदर से ही पर्दे के पीछे से ही पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। उसके बाद मिठाई वाले ने अपने बक्से को उठाया और वहाँ से चल दिया। कहा कि इस बार मैं पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे न न, अपने पैसे लिए जा भाई। दादी कहती रही, नहीं नहीं, तुम अपने पैसे लिए जाओ। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। लेकिन तब तक मिठाई वाला बहुत आगे बढ़ गया और उसी मधुर स्वर में फिर कहने लगा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस कहानी के माध्यम से लेखक पिता के आदर्श प्रेम को दर्शाने का प्रयास किया है। समाज में यह कहा जाता है कि माँ अपने बच्चों से अधिक प्रेम करती है, परंतु लेखक इस तथ्य को असत्य सिद्ध कर दिया है, क्योंकि मिठाई वाला यही सोचकर स्वयं को सांत्वना देता है कि इन बच्चों में शायद उसके भी बच्चे हों। लेखक इस कहानी में पिता के दर्द को दर्शाने में कामयाब हुए हैं। तो ये था भगवती प्रसाद वाजपेयी जी द्वारा लिखा हुआ मिठाई वाला। उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।